हाँ भाई, क्या तुम भी कक्षा 10 पास करके 11th में आ गए हो और बहुत ज्यादा परेशान हो कि कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की तैयारी कैसे करनी है? कक्षा 11 की रसायन विज्ञान को समझने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? क्या बुक से पढ़ाई करें या लेक्चर लेने पड़ेंगे, या ये जितनी भी आपकी समस्याएं हैं यार, आज मैं सारी समस्याओं का हल लेकर के आ गया हूं। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसका अगर आपने उपयोग अपने जीवन में कर लिया, यानी अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, तो यकीन मान लो रसायन विज्ञान में आपसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होगा। साथियों, रसायन विज्ञान को अगर फोड़ना है तो इस वीडियो को और इस स्ट्रैटेजी को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तो स्वागत है साथियों आपका एक ऐसे चैनल में जिसमें आप बार बार आने वाले हो। जी हां, क्यों बार बार आने वाले हो? क्योंकि यहीं पर आपके बड़े भाई, आपकी दीदी, आपके रिश्तेदार यहां से सब पढ़ के गए हैं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं कि यहां आप बार बार आने वाले हो। तो स्वागत है आपका बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के चैनल पर। मेरा नाम है विजय सर और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि रसायन विज्ञान की तैयारी 11th में कैसे करनी है। सबसे पहले साथियों हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती है जब हम कक्षा 10 पास करके 11 में आते हैं, तो हमें दिक्कतें कौन कौन सी चीजों पर आती हैं। सबसे पहले उसकी चर्चा करें तो भाई साहब प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली और जेन्युइन प्रॉब्लम जो हर बच्चे को होती है, बुक से पढ़ें या क्लासेस से। सर पढ़ाई कैसे करें? सर बुक से पढ़ें या क्लास करें? क्योंकि बुक से अगर पढ़ने से हो जाएगा तो क्लास करने की क्या जरूरत है, और अगर क्लास पढ़ने से हो जाएगा तो बुक पढ़ना कोई जरूरी नहीं समझते हैं। तो भैया क्लास से पढ़ें या बुक से पढ़ें, सबसे बड़ी समस्या, इसका समाधान बने रहो, अभी बताता हूं। दूसरी बात, कौन सी किताब पढ़नी है सर? कौन सी किताब पढ़े? क्योंकि हमारे भैया तो कुछ और बता रहे हैं, हमारे दोस्त तो कुछ और बता रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स कुछ और बता रहे हैं। किसकी माने? कौन सी किताब पढ़े? भाई परेशान मत हो, इसका भी सलूशन दूंगा। एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? अगर पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है? क्योंकि सर हम एनसीईआरटी उठा के देख रहे हैं, उसको तो हमें लैंग्वेज वाइज समझ में नहीं आता है, उसमें क्या लिखा है हम समझिए नहीं पाते हैं, तो सर ये कैसे होगा, इसको कैसे पढ़ेंगे? भाई टेंशन मत ले, इसका भी सोल्यूशन है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें सर? क्योंकि क्वेश्चन तो हम उसको देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगा, इसकी भी सारी जानकारी आज लेकर के आया हूं, बने रहो हमारे साथ, बताते हैं। रिवीजन कैसे करें सर? सर रिवीजन हमसे नहीं हो पाता है सर, अगर हम क्लास करते हैं थक जाते हैं, फिर हमें रिवीजन करने का तरीका भी नहीं पता कि रिवीजन कैसे किया जाता है। क्या रिवीजन करना सिर्फ यही होता है कॉपी खोल के पढ़ लेना? क्या रिवीजन करना यही होता है कि जो आज हम पढ़े उसको एक बार देख लेना? रिवीजन का सही तरीका क्या है? भाई बने रहो, अभी बताता हूं। क्या 11th हार्ड है सर? क्या कक्षा 11 हार्ड होती है? क्योंकि हम तो सुने हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार इसको जरूरी नहीं है पढ़ना, 12th में ही डायरेक्ट पढ़ लेना केमिस्ट्री। बाबू भूल में मत पढ़ना, इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। 11th जरूरी है क्या? 11th जरूरी है क्या आपका? यहीं से चलो शुरुआत करते हैं। 11th आपकी इतनी ज्यादा जरूरी है, इतनी ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी होता है किसी बड़े मकान के लिए पिलर। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, यह उतनी ही ज्यादा आवश्यक है जितना किसी बड़े मकान के लिए पिलर की मजबूत होना, पिलर की मजबूती बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, उसी प्रकार आपके लिए 11th आवश्यक है। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आइए, अब आपकी प्रॉब्लम्स तो हो गई, अब इनका सॉल्यूशन हम रोड मैप से चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अब समस्या यह है कि सर हमारी उतनी प्रॉब्लम्स हो गई, अब उन प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो भैया आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी थी बुक से पढ़ें या क्लास से पढ़ें, ये प्रॉब्लम थी। आइए रोड मैप में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास के लिए शिक्षक की तलाश करनी है, यानी बुक से पढ़ें या क्लास से, तो भैया सबसे पहले आपको क्लास करनी है, क्योंकि जब तक आप क्लास नहीं करोगे तब तक आपको बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास करना, किसी भी टीचर की क्लास करना। लेकिन यहां पर समस्या यह आ जाती है कि क्लास करने के लिए शिक्षक की तलाश, कि सर कौन से टीचर से पढ़ें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, आज इस टीचर का लेक्चर देख लिए, कल उसका देख लिए, परसों उसका देख लिए, और कहीं भी घूम करके चले आए और बाद में उनका कुछ भी तैयार नहीं हुआ। तो भाई साहब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको एक बांस का पेड़ काटना है, अगर आप उस बांस के पेड़ में 10 जगह 10 कुल्हाड़ी मारेंगे
तब वो पेड़ कटेगा, या फिर एक जगह पर 10 कुल्हाड़ी मारेंगे तब पेड़ कटेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप समझदार हैं, तो आप यही कहेंगे कि सर एक जगह पर अगर मैं 10 कुल्हाड़ी मार दूंगा तो पेड़ कट जाएगा, और 10 जगह पर 10 कुल्हाड़ी मारने से पेड़ नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात है, आपको एक जगह से सारे सब्जेक्ट की लग करके मेहनत करके तैयारी करनी है, आपको इधर उधर नहीं भटकना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षक की तलाश आपकी पूरी हो चुकी है। आप जहां पर आए हो, आप जिस जगह पर आ गए हो ना दोस्त, इससे बेटर जगह आपको मिलने वाली नहीं है। यह बेस्ट जगह है, यह बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा हुंकार बैच। पूरी की पूरी रसायन विज्ञान तो छोड़िए, पूरे के पूरे सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ में बायो और मैथ, सारे के सारे सब्जेक्ट की बेहतरीन जबरदस्त तैयारी कराता है हमारा हुंकार बैच, जो पूरे बिहार का नंबर 1 बैच है। और यहां पर आपको मिलता है हुंकार के साथ न्यू बैच, जो कि भैया हुंकार में जितना भी आप पढ़े हो वो सारा न्यू में फिर रिवीजन करते हो। मतलब आप हुंकार में पढ़े, साथ में आपको रिवीजन भी करा दिया गया। तो यदि आप बेस्ट जगह से तैयारी करना चाहते हो, यदि आपको तलाश है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर आपकी शिक्षक की तलाश पूरी हो सके, तो दोस्तों आप बेस्ट जगह पर आ गए हो। इससे बेटर जगह कहीं नहीं मिलेगी। अपने अगल बगल, अपने गांव, जिला, प्रखंड जाकर के देख लेना, कोई अगर टॉपर्स होगा तो वो यहीं का होगा, वो इसी चैनल से पढ़ के गया होगा। तो आइए फिर आगे की बात करते हैं। तो आपके शिक्षक की तलाश तो अब पूरी हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम्स पे आते हैं। भैया बुक कौन सी पढ़ें? तो बुक याद रखना, एनसीईआरटी पढ़ना है। कौन सी पढ़ना है? एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है ना भैया, उस बुक की एक खास बात आपको बता देता हूं मैं। उस बुक में वही सारे टॉपिक रहते हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं जो आपके बोर्ड और प्लस बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे पूछे जाते हैं। और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रहता उसमें, जो भी रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। और एनसीईआरटी पढ़नी तभी जरूरी है जब आप किसी शिक्षक की क्लास ले रहे हो, क्योंकि बिना क्लास लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आपको क्लास लेना है, हुंकार ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। और जब एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, आपने पहले क्लास ले लिया, अब पुस्तक पढ़ लिए, सारी लैंग्वेज समझ में आ रही है, अब प्रश्न बनाने हैं। कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की खोज आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज से जितने प्रश्न बन सकते हैं तुम सारे प्रश्न एक रफ में बना डालो और उनको सबको हल कर डालो। यकीन मान लो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो पूरी बुक से बनाता है। आप एक टॉपिक से 10 प्रश्न बना चुके हो, तुम एग्जामिनर से ज्यादा सोच रहे हो। जी हां, तुम एग्जामिनर से ज्यादा सोच रहे हो। अब इस तरह तुम अगर तैयारी करोगे तो तुम्हारे जितने भी प्रैक्टिस होंगे ना, तुम्हारे जितने भी एक्सरसाइज होगी ना, है ना, ये देखो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तुम्हारी जितने भी एक्सरसाइज होगी वो प्रश्न बनाते वक्त ही आधी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, आधी एक्सरसाइज हम करवा देंगे, चिंता मत करना। आगे आ जाओ, नोट्स बनाए। नोट्स बनाए सर, नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं नोट्स बनाए, कुछ लोग कहते हैं सर पीडीएफ ले लीजिए, किताब से ही पढ़ लेंगे। दोस्त एक बात याद रख लेना, जो नोट्स होती है वो विद्यार्थी का गहना है। आज जो तुम नोट्स बना रहा है ना, आज जो जिस नोट्स की तू बात कर रहा है ना, वो 11th की नोट्स है। और 11th को हल्के में मत लेना, ये न्यू है तेरी। और जो 11th की नोट्स है ना, जहां तक तू पढ़ाई करने जाएगा बेटे, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, हर जगह पर यही के कॉन्सेप्ट लागू होने वाले हैं। तो याद रख ले, नोट्स को ऐसे बनाना ना कि नोट्स ऐसी होनी चाहिए साफ सुथरी, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कि आज की तेरी नोट्स तेरे भविष्य में काम आए, आज की तेरी नोट्स उस टाइम पर भी काम आए जब तू किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हो। नोट्स पलट के चले जाना, क्वेश्चन करके चले आओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है एक अच्छी नोट्स, क्योंकि जो अच्छा विद्यार्थी होगा, जो टॉपर्स होगा, उसकी नोट्स बड़ी जबरदस्त बनी होगी। देख लेना, जाकर के पता कर लेना अपने अगल बगल टॉपर्स के साथ। आगे आते हैं कि सर पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक, ये सब क्या है? 11th में भी जरूरत पड़ती है। हाँ भाई, अगर बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है तो पिछले साल जो 11th में क्वेश्चन पूछे गए थे, अपने भैया से पेपर मंगा लो, किसी से मंगा लो, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और इससे अच्छा है कि आप एक ऐसी क्वेश्चन बैंक मंगाओ जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कक्षा 11 के। अगर दिक्कत होगी तो हम आपको करवा देंगे, हम आपके लिए ऐसी बुक भी बना देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब भैया अपनी बेस यानी कि नींव को मजबूत करें।
रोड मैप तो आपने देख लिया, अब बात करते हैं उसी रोड मैप की अगली कली कि अपने बेसिक, अपने नींव को मजबूत करें। एक बड़ा पेड़ कब बड़ा होता है? जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तुम अंदाजा लगाओ, एक पीपल के पेड़ में अगर गेहूं की जड़ें हों तो क्या उतना बड़ा पेड़ खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता। अगर पीपल का पेड़ है तो उसमें पीपल की बड़ी बड़ी जड़ें भी होंगी जो उसको संभाल के रखी होंगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट हुआ कि अपना नींव अगर मजबूत है तो चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दो, खड़ा हो जाएगा जी। और याद रख लेना, जो आपका कक्षा 11 है ये आपका बेस है, ये आपका नींव है, ये आपकी मंजिल का पायदान है जिस पर पूरी मंजिल खड़ी होनी है दोस्त। तो यकीन मान लो, अगर आपका ये क्लियर हो गया ना, कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, क्यों बेस है? क्योंकि भाई कक्षा 11 में ही पहला चैप्टर रखा है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। और रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं वो अध्याय है जिसमें सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं रसायन विज्ञान के। अगर आप नहीं पढ़े हो तो बताओ ये आप कक्षा 12 में कैसे करोगे, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, आपको मोल नहीं आता, आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन नहीं आता, आपको रस समीकरण मिति नहीं आता, आपको अणुभार निकालना नहीं आता, परमाणु भार निकालना नहीं आता, मोलरता नहीं आती, नॉर्मलता नहीं आती, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो कैसे करोगे कक्षा 12 में? नहीं पढ़ पाओगे। जी हां, आप बेस्ट तैयारी कभी नहीं कर सकते अगर आप 11th को स्किप करते हैं। तो आपका ये हो गया बेस। परमाणु संरचना बिना पढ़े आप कक्षा 11 में कैसे जा सकते हैं जी, जब आपको पता नहीं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है, कक्षाएं फिक्स होती है कि नहीं होती हैं, बोर ने क्या बताया था, है ना, नाभिक कहां होता है, नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी तो 11th में मिल रही है। और आप पहुंच गए 12th में, अब जहां पर वहां बात की जा रही है कि भैया फिक्स कक्षाएं, अब आप कंफ्यूज हो गए कि कक्षाएं कहां फिक्स है, ये तो हम जानते ही नहीं है। और सर से बोलोगे सर कक्षाएं फिक्स हमको बताइए, तो सर अब 12th का पढ़ाई या 11th का, सर के पास भी समस्या होगी। तो इसलिए ये बेस है। परमाणु संरचना, रासायनिक बंध बताइए, बंध यहां है, लागू होंगे 12 में लेकिन पढ़ाए जाएंगे 11 में, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारा का सारा बेस है। रासायनिक बंध हो गया, आवर्त सारणी, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बड़े बड़े अध्याय रखे हुए हैं कक्षा 12 में, लेकिन उनकी नींव, उनका बेस कहां है? कक्षा 11 में है। अगर आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी तो आप पी ब्लॉक कैसे कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी ये बात मान लो, आपको 11th के ये सारे बेसिक चैप्टर्स पढ़ने हैं। कार्बनिक रसायन में बच्चा क्यों रोता है, आज तक ये कोई नहीं बताता। सब बताते हैं कार्बनिक रसायन हार्ड है, कोई ये नहीं बताता कि क्यों हार्ड लगती है। भाई जब कक्षा 11 में तुम कार्बनिक की तरफ नहीं झांकोगे, कक्षा 11 में तुम बेसिक कार्बनिक रसायन नहीं पढ़ोगे, तुमको जीओसी नहीं आती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने नहीं पढ़ी है, तुम ये नहीं जानते हो कि कार्बन की उत्पत्ति कहां से हुई, कार्बन के कितने यौगिक होते हैं, कार्बन की आयुपेशी श्रृंखला कैसी बनाई जाती है, तमाम प्रकार के बेस, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो 4 संयोजकता क्यों होती है, कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, तमाम प्रकार की बातें तो आपको कक्षा 11 में बताई जा रही है। आप कक्षा 11 तो नहीं देख रहे और आप उम्मीद करते हो कि 12 की रसायन विज्ञान में आप कार्बनिक रसायन के बादशाह बन के बैठो, कभी नहीं बैठ पाओगे। अगर वास्तव में बादशाह बनना है तो ये मान लो कि आपको कक्षा 11 की कार्बनिक रसायन पढ़ना होगा। अब आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। स्मार्ट स्टडी करने का बहुत जबरदस्त तरीका है दोस्तों। सबसे पहले एनसीईआरटी को समझें, रटे नहीं। बच्चे सोचते हैं कि यार हम एनसीईआरटी बुक रट लेंगे, तुम्हारे बस का है, रट लोगे पूरी बुक, चल ठीक है रट भी लिए, तो रटने के बाद तुम सिर्फ क्या बता सकते हो, टॉपिक बता सकते हो ना। क्वेश्चन अगर पूछ दिया, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, तुम्हारी सारी रटंत विद्या वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया, 50 क्वेश्चन तुमको कोई बना के दे देगा, कर लोगे। लेकिन अगर रट के चले गए तो सिर्फ उतना ही आता जितना रटे हो। कुछ भी अगर अब बाहर से पूछ लिया, कभी नहीं बता पाओगे जी। इसलिए याद रखना, एनसीईआरटी को रटना नहीं है, समझना है। कक्षा 11वीं पढ़ने वाले के लिए रोमांचक है। कक्षा 9 और 10 में आप जो साइंस पढ़ते हो उसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं रसायन विज्ञान के, लेकिन जब आप कक्षा 11 में आते हो ना तो वही टॉपिक बड़े बनकर के आ जाते हैं। फिर आपके अंदर आती है जिज्ञासा। जब आप कक्षा 11 में पढ़ते हो तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है और यह जिज्ञासा आपको आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब आप जानना चाहते हो केमिस्ट्री के बारे में, अब आप और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, किस वैज्ञानिक ने आगे इस टॉपिक के बारे में क्या बताया। तब आपकी जिज्ञासा का पोषण होता है कक्षा 11 में। इसलिए कक्षा 11 में पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके अंदर पढ़ने की ललक ही पैदा नहीं होगी, आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा ही नहीं आएगी। इसलिए कक्षा 11 जरूर पढ़ें।
अपनी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए 11th जरूर पढ़ें। बात खत्म। अब आगे आते हैं भैया, इस स्मार्ट स्टडी का दूसरा पॉइंट समझिए, कितने घंटे पढ़ने हैं। कम से कम कक्षा 11 के विद्यार्थी को 4 से 5 घंटे स्वाध्ययन करना है, बैठ करके सेल्फ स्टडी करनी है, और पढ़ना तभी है जब मन लगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि 4 घंटे तुम पुस्तक लेके बैठे रहे, दिमाग कहीं और है और निगाहें तुम्हारी पुस्तक पर हैं। क्या बात करते हो। 100% में 80% बच्चों का यही होता है। निगाहें तो पुस्तक में होती हैं, अक्षर शब्द तो स्फुटित होते हैं, वाक्य तो स्फुटित होते हैं मुंह से, लेकिन उसका ना तो मतलब समझ में आता है और ना ही वो चीजें दिमाग में सेव हो रही होती है। तो जब भी बैठे ना, पूरा 100% फोकस के साथ बैठे कि एक एक शब्द अगर पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ और उसका मतलब क्या है ना, आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। इसलिए 4 घंटे नहीं 3 घंटे पढ़ना, लेकिन पूरा 100% फोकस के साथ पढ़ना। आगे आ जाओ। अब देखो, फोकस का मतलब क्या होता है। फोकस का मतलब होता है, अगर 100 लोग कहीं पर बैठे हैं और मैं एक मंच पर बैठा हूं, मेरे आगे 100 लोग हैं, तो मेरा ध्यान उन 100 लोगों पर होगा, मेरी दृष्टि उन 100 लोगों पर होगी। कोई भी खड़ा होगा तो मैं जान जाऊंगा, ए बैठ। लेकिन फोकस किसे कहते हैं। 100 लोग जरूर बैठे हैं, लेकिन मेरा फोकस, मेरा दिमाग पूरा एक आदमी पर बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूं सिर्फ मोहन को। अब जब मैं मोहन पे अपना फोकस कर लिया, ध्यान केंद्रित कर लिया, तो मुझे सब नहीं दिखाई देंगे। यह है ध्यान केंद्रित करना। उन 1000 की भीड़ में मोहन को देखना, यह है फोकस। देखना तो पूरी किताब में सारे शब्द दिखेंगे, लेकिन फोकस करना सिर्फ वही कर पाएगा जो पूरा 100% अपना देगा उस एक व्यक्ति के लिए। समझ गए फोकस क्या होता है। आगे आ जाओ। टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, और याद रखना, टाइम टेबल कभी भी दूसरे का फॉलो मत कर लेना, कभी भी। क्योंकि दूसरे का टाइम टेबल आप मांगते हो ना, सर आप हमको टाइम टेबल बना के दे दीजिए, भैया आप हमको टाइम टेबल दे दीजिए, दीदी हमको टाइम टेबल। क्या टाइम टेबल यार, क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है। तुझको दीदी टाइम टेबल बना के देंगी, जो दीदी तेरे बारे में जानती भी नहीं है। तू जानता है ना अपने आप को, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना यार, अपने हिसाब से बना। तुझे पता है तुझे कितने बजे उठना है, तुझे पता है घर में काम क्या करने हैं, तू घर में खेत भी जाना है, तुझे तो अपने हिसाब से मैनेज कर। ऐसा टाइम टेबल बनाओ ना बाबू, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ स्टडी के लिए हो। कैसा भी टाइम टेबल बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय उसमें पढ़ाई के लिए होना चाहिए। किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो मत करो। आगे आ जाओ। कह रहा है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। देखो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, हर सब्जेक्ट का अपना एक ऑरा होता है। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इन तीनों को अलग रख लो क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। इधर आ जाओ, आपका बायो हो गया, अंग्रेजी हो गया और हिंदी, ये तीनों थ्योरेटिकल है। इनका तीनों का ऑरा अलग है, इनका तीनों का ऑरा अलग है। तो आपको करना क्या है, इनके लिए आपको प्रैक्टिस दबा के करनी है, इनके लिए आपको लिख करके याद करना है। ठीक है, तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी है। स्वाध्ययन आवश्यक है। जी हां, स्वाध्ययन खुद से बैठ करके कम से कम सारी चीजें जो दिन भर में पढ़े हो उसको दोहराना, उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। पढ़ने में मन कैसे लगाएं भाई, पढ़ने में मन लगाने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर तुम्हारा पढ़ने में मन ना लगे तो तुम एक सवाल अपने आप से पूछ देना एक सवाल पूछ देना। डॉक्टर का काम होता है डॉक्टरी, पेशेंट देखना। ड्राइवर का काम होता है गाड़ी चलाना। किसान का काम होता है खेती करना, है ना। उसी प्रकार स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। अब अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो क्या होगा, अब आप समझो। अगर एक ड्राइवर ड्राइवरी करना छोड़ दे तो क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद। एक डॉक्टर पेशेंट ना देखे तो बेरोजगार हो जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद, खाने के लाले पड़ जाएंगे। एक अध्यापक अगर पढ़ाए ना तो बेरोजगार, किसी काम का नहीं, कोई उसे नहीं जानेगा, उसका सारा औरा खत्म। उसी तरह एक विद्यार्थी का काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अगर वो अपना पढ़ाई छोड़ दिया तो समझ लो उसकी जिंदगी खत्म। क्या करेगा फिर वो। इसलिए यदि तुम विद्यार्थी हो तो भैया तुमको पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हारा मन लगेगा, जब तुम ये सत्यता जान जाओगे। अब आओ अंतिम बात करते हैं, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है। तो भैया देखो, जो भी पढ़ो एक तो डेली रिवीजन कर लो, रोज डेली बैठ के प्रैक्टिस करो। साथ में तो डेली कर लिए, उसके बाद अध्याय पढ़ने के बाद
डेली करना है, ये तो रोज का तुम्हारा चलेगा। साथ में जैसे ही पूरा अध्याय खत्म हुआ एक बार पूरा रिवाइज कर डालो। पहले रोज करते थे, अब जिस दिन अध्याय खत्म हुआ पूरा रिवाइज कर डालो, उस दिन एक अध्याय पूरा, वन शॉट टाइप। उसके बाद टेस्ट से पहले जब टेस्ट देने जा रहे हो फिर एक बार पूरा रिवाइज कर डालो। तो ये 3 हो गए स्टेप, या फिर एक स्टेप और है एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूं, फॉलो कर लो। जो भी आज आप पढ़े हो उसको तीसरे दिन रिवाइज करो, उसको 5वें दिन रिवाइज करो, उसको 7वें दिन रिवाइज करो। 3 बार रिवाइज कर लोगे आपको बेस्ट तरीके से वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो दोस्तों यहीं से आज की इस वीडियो का समापन होता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, क्या अब आपके मन में कोई डाउट रह गया है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि सर ऐसी अगली वीडियो आनी चाहिए, तो भैया एक बार प्रश्न करके मतलब कॉमेंट करके जरूर बता दें। क्या आप चाहते हो ऐसी ही वीडियोस, तो कमेंट करें। और आज की वीडियो कैसी लगी, समझ में आया क्या, जरूर बता दें। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।